बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th में चैप्टर 7 में प्रोटीन्स को डिस्कस कर रहे थे। प्रोटीन्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, और हम बायो मॉलिक्यूल्स और बायो एलिमेंट्स की डिस्कशन कर रहे थे। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। आज हमने प्रोटीन के एग्जाम्पल्स और प्रोटीन के फंक्शंस की बात करनी है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से MCQ भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ज़रा देखते हैं जी इसको। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एंड इसमें से MCQs भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो हमने नंबर फर्स्ट पर देखना है प्रोटीन्स की एग्जांपल्स भी। हम साथ साथ एग्जांपल देखेंगे और साथ साथ उनके फंक्शन डिस्कस करेंगे। हमारी बुक के अंदर जो सबसे पहले बताई गई हैं वो सेल सरफेस प्रोटीन है। आए देखते हैं इस हवाले से। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। पहले नंबर पर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये सेल सरफेस प्रोटीन हो सकती हैं, कुछ एम्बेडेड होती हैं, कुछ पेरिफेरल होती हैं, मल्टीपल होती हैं प्रोटीन्स। ज़रा देखें तो मैं यहाँ पर इनका जिक्र कर रहा हूँ। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जो कहाँ होती हैं? सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। प्रोटोजोन सेल में भी होती है। और सेल मेम्ब्रेन किस में मौजूद होती है? प्लांट सेल में, यानी कि सभी सेल में मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। किसी भी सेल के लिविंग होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद हो। तो सेल मेम्ब्रेन के पास मल्टीपल प्रोटीन्स आती हैं, जिसमें वो एक कह रहा है कि यहाँ पर चैनल प्रोटीन हो सकती हैं, चैनल प्रोटीन। नंबर सेकंड, यहाँ पर पंप हो सकते हैं, पंप। नंबर थर्ड, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैरियर प्रोटीन हो सकती है, कैरियर प्रोटीन हो सकती हैं। नंबर नेक्स्ट मैं लिखूँ तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन होती हैं, इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। वन बाय वन सब के फंक्शन बताते हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जो कि किस में मौजूद हैं? सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं। आए इनके फंक्शन देखते हैं। नंबर फर्स्ट पर देखें तो चैनल प्रोटीन जो हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कराती हैं। पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स, मैंने यहाँ पर आयन्स लिख दिया। ये आयन्स की ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम आयन हो सकता है, जैसे कि पोटेशियम आयन हो सकता है, ये उनकी मूवमेंट कराता है। पंप जो है ये क्या करते हैं जी? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी रिक्वायर होती है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है? हमने याद रखना है, ये ATP से आती है। फिर हम कैरियर प्रोटीन की बात करें। ये जो कैरियर प्रोटीन है ये क्या करते हैं? ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं, यानी कि इसके लिए भी एनर्जी नहीं लगती। कैरियर प्रोटीन ये भी पैसिव और चैनल के लिए भी पैसिव। लेकिन कैरियर के लिए हमने याद रखना है ये क्या है? लार्ज पार्टिकल्स की, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट करा रहे हैं। आगे आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन को सेल सरफेस प्रोटीन भी कहते हैं। ये सेल सरफेस मार्कर होते हैं, बेसिकली मार्कर होते हैं, सेल सरफेस मार्कर। ये ट्रूली प्रोटीन नहीं होती, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो कि सैकराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकराइड होते हैं। तो सेल सरफेस मार्कर हैं, ये सेल सरफेस प्रोटीन भी होती हैं। यहाँ पर इनको यहाँ पर सेल
सरफेस प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं एंटीजन का या रिसेप्टर का काम करते हैं। अब रिसेप्टर क्या होते हैं? यानी कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, एंटीजन आता है, फॉरेन पार्टिकल आता है, तो ये प्रोटीन जो सेल सरफेस प्रोटीन है या सेल सरफेस मार्कर है, मार्क करते हैं। इन्होंने मार्क करना है कि ये वाला जर्म है, ये हार्मफुल मटेरियल है, इसको सेल में लाना है या नहीं लाना। तो ये इसका काम होता है। तो पहली जो हमने प्रोटीन जहाँ पर देखी हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? सेल सरफेस प्रोटीन कहते हैं। सेल सरफेस प्रोटीन में हमने चैनल्स का जिक्र किया, हमने कैरियर का जिक्र किया है, और यहाँ पर मैं अगेन से बुक से इसको नोट करवा रहा हूँ आपको। चैनल्स प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, साथ हमने पंप प्रोटीन भी लिखे हैं, एंड सेल सरफेस दैट एक्ट एज एंटीजन्स। तो हमने ये पहला पॉइंट अभी डिस्कस किया। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है सिर्फ सेल सरफेस और सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन पे आता है तो जाहिर सी बात है उसमें 3 मार्क्स होंगे। अगर 2 आपसे पूछ लिए जाते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन तो जाहिर सी बात है 2 जब होंगे तो 1.5 प्लस 1.5 के मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी एंजाइम्स। तो हम अब देखते हैं एंजाइम की तरफ। तो एंजाइम में क्या बात डिस्कस करने जा रहे हैं? नंबर 2 पर हमने एंजाइम्स की बात करनी है। मैं यहां पर लिख रहा हूं मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नहीं भी होते। वो क्या होते हैं वो इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करें किसी टॉपिक के अंदर। तो मोस्ट एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं उनको हम प्रोटीएजेस कहते हैं। ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं उनको प्रोटीएजेस कहते हैं। जो एंजाइम लिपिड्स की डाइजेशन करते हैं उन एंजाइम को लाइपेजेस कहते हैं। एंड सो ऑन मैनी मोर। न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन करने वाले न्यूक्लियस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये आपने एंजाइम्स के हवाले से बात किया। अच्छा, 3 पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 3 पर मैं लिखूंगा हॉर्मोन्स। सम प्रोटीन्स आर हार्मोन इन नेचर। कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो कि हार्मोन भी होते हैं, या आप कहते हैं कुछ हार्मोन प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन। इसका मतलब है सारे प्रोटीन नेचर के नहीं होते, कुछ और भी होते हैं, बहुत सारे और भी डिफरेंट होते हैं। इन का रोल किस में होता है हमने देखना है। ये रिप्रोडक्शन में रोल कर रहे हैं जी। हार्मोन रोल क्या किस में प्ले करते हैं? रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में। ये हार्मोन का रोल देख रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा बॉडी के जितने भी मैकेनिज्म होते हैं उनमें फिजियोलॉजिकल भी इनका रोल होता है। फिजियोलॉजिकल ये रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म करवाना होता है। तो मेटाबॉलिज्म में भी आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये मल्टीपल बातें हैं किसके लिए? हार्मोन्स के लिए, कि बहुत सारे यानी कि हार्मोन्स हैं, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो किस नेचर के होते हैं? वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। मैं इसके लिए एक बात और लिख देता हूँ। जो हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। मैं लिख देता हूँ बायोकेमिकल और रिएक्शंस। ये बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। और जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं? किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये इनिशिएट करने के लिए पहले उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो बड़ा सिंपल वे में अगर इसके लिए लिखें तो एक और बात लिखी जा सकती है, हार्मोन्स को कहते हैं रेगुलेटर्स।
ये रेगुलेटर्स हैं। ये चूंकि रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं तो इनको एक्टिवेटर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, एक्टिवेटर ऑफ रिएक्शन। एंजाइम जो हैं इनके लिए हम एक बात याद रखेंगे, ये बायो कैटालिस्ट है, ये बायो कैटालिस्ट। ये चंद बातें हमने हार्मोन्स के हवाले से की हैं। अब इन दोनों डिस्कशंस को हम अपनी बुक से देखते हैं। एंजाइम्स को हम एंजाइम क्या करते हैं, ये किसी रिएक्शन को स्टार्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और उसको स्पीड अप करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शन को। ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिए, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर विच कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शन, इसलिए हम इनको बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। और मैंने चंद एग्जांपल लिख दी हैं क्योंकि जब आपने एंजाइम का चैप्टर डिस्कस करना है तो उसमें भी ये बातें लिखी हुई हैं। हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर का मतलब है जिसने क्या लेके जाना है, मैसेज लेके जाना है। मैसेज लेके जाना होता है कहाँ से कहाँ, रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर की तरफ या फिर रिसेप्टर से टारगेट सेल की तरफ। एंड रेगुलेट डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी, लाइक इसका ग्रोथ में भी रोल है, इसका रिप्रोडक्शन में भी रोल है, डाइजेशन में भी है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में भी इसका रोल है। यानी कि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना है तो हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सपोज करें हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम पड़ गया तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना किसका काम है, हार्मोन्स का। अगर ग्लूकोज सपोज करें ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोज के लेवल को कम करना भी किसका काम है, हार्मोन्स का। ये मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, आपने बड़ा सुना हुआ है। इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, लेकिन जो ग्लूकागोन एक दूसरा हार्मोन होता है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर। तो ये इनका रोल है। नेक्स्ट आ जाती हैं एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पर हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा जी, नंबर 4, प्रोटीन, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के लिए हम एक वर्ड लिखते हैं, इम्यूनोग्लोबुल। इम्यूनोग्लोबुल यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो IG कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुल। ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि डिफेंस का मैकेनिज्म करती हैं अगेंस्ट पैथोजेंस। क्या कर रही हैं ये, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। सपोज करें हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन, जैसा कि कोई जर्म का मतलब कोई वायरस आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, ये उसको क्या करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी। क्या किया जाएगा, ये क्या करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी। उसकी जब रिकॉग्निशन होगी तो उसके बाद उसको किल किया जाएगा, मार दिया जाएगा उस पैथोजन को जो पैथोजन हमारी बॉडी में आया है। तो हमने याद रखना है ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्रोटीन होती हैं, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है। और हमने याद रखना है दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम WBCs। WBCs क्या होते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। हमारे वाइट ब्लड सेल्स क्या बनाते हैं, इन एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं। और ये करती क्या हैं, ये डिफेंस का मैकेनिज्म करते हैं। किसी भी कंट्री में उसकी आर्मी होती है, तो किसी शख्स की जो आर्मी होती है या किसी एनिमल की जो आर्मी होती है, उसकी जो फौज होती है, उसके जो सोल्जर होते हैं वो उसके एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। आए ज़रा चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो एंटीबॉडीज़ क्या कर रही होती हैं, डिफेंस का मैकेनिज्म परफॉर्म कर रही होती हैं। तो देखिएगा, एंटीबॉडीज़ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय WBC प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट जर्म्स।
जर्म्स के अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जर्म्स को किल करती है, पहले उनको पहचाना जाता है फिर उनको मारा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगी हीमोग्लोबिन, तो प्रोटीन में आ जाएगी हीमोग्लोबिन नेक्स्ट नंबर 4 पर। नंबर 4 एंटीबॉडी, नंबर 5 पर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आप देखिएगा क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या है, याद रखिएगा ये भी एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। हमने याद रखना है हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन आरबीसीज। आपने ये भी याद रखना है दिस इज दी 95% ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का जो साइटोप्लाज्म होता है उसका 95% हीमोग्लोबिन होती है। इसका अगर रोल देखा जाए तो ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन दी ब्लड, ब्लड में किस में, इन दी आरबीसीज। यानी कि एक ब्लड है, ब्लड आप देखें तो ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसी में क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है और टिश्यू तक ले जाती है। यानी कहाँ से कहाँ, ये भी आपने मेंशन करना है, ये लंग्स से ऑक्सीजन को लिया जाता है और टिश्यूज़ तक ये क्या करती है, ऑक्सीजन दे देती है। लेकिन टिश्यू से ये फिर क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगी और फिर लंग्स को ये कार्बन डाइऑक्साइड दी जाएगी और लंग्स क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देंगे। यानी कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन देगी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगी, लंग्स तक आएगी और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये किसका रोल होता है, ये हीमोग्लोबिन का रोल होता है। आगे चलते हैं, अपनी बुक से देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन के लिए भी हमने याद रखना है ये क्या है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। RBCs have red pigment hemoglobin protein that is involved in the transport of oxygen and carbon dioxide in the body via blood. Body via blood यानी कि लंग से लेकर ब्लड, लंग से ऑक्सीजन लेता है और बॉडी के टिश्यू तक देता है और टिश्यू से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके वापस लंग्स को दिया जाता है और वहाँ से रिलीज कर दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन हमने याद रखना है एक सॉलेबल प्रोटीन है, प्रोटीन इन दी ब्लड। ये ब्लड के अंदर एक सॉलेबल प्रोटीन है। आपने देखना है ये ब्लड के अंदर क्या है, एक सॉलेबल प्रोटीन है। मैं एक और बात इसके लिए लिखता हूँ, ये फाइब्रस प्रोटीन है। नाम से जाहिर है फाइब्रिनोजन, तो ये फिब्रिन लाइक है। जब किसी शख्स को कोई ज़ख्म हो जाता है, यानी कि क्या होगा, जब वाउंड होगा तो ये वाउंड की उस प्लेस पर जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन में। जब फिब्रिन में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर ये क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग करती है ताकि ब्लड का लॉस ना हो। जब ब्लड क्लॉटिंग होगी तो ब्लड लॉस नहीं होगा। अगर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती तो ब्लीडिंग होगी और छोटे से कट से भी उस पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो फाइब्रिनोजन एक सॉलेबल प्रोटीन है जो ब्लड में होती है। जैसे ही किसी शख्स को कोई वाउंड, कोई कट लगता है तो ये वाली जो प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन है ये कन्वर्ट हो जाती है एक इनसॉलेबल प्रोटीन के अंदर, इनसॉलेबल प्रोटीन के अंदर, और ये क्या कर रही होती है, ब्लड क्लॉटिंग करवा रही होती है। और ब्लड क्लॉट्स क्या करते हैं, ब्लड को रिलीज नहीं होने देते, ब्लीडिंग नहीं होने देते। तो ये आपका फाइब्रिनोजन के हवाले से हमने डिस्कशन कर ली है जी, ये कौन सी प्रोटीन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता,
जैसे कि हीमोफीलिया एक डिजीज़ है, कुछ ये रॉयल फैमिली के अंदर डिजीज़ थी, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में थी, उसको कहते हैं हीमोफीलिया। उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होते थे, और ब्लड क्लॉट नहीं होते थे, जब उनको कट लगता था उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी और उनकी डेथ्स पॉसिबल थी। तो ये फाइब्रिनोजन के हवाले से हमने बात की, कोई फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमने देखा। एक्टिन एंड मायोसिन नेक्स्ट हमने प्रोटीन देखनी है, इसका क्या रोल होता है आए देखते हैं जी। अच्छा, इससे पहले हम फाइब्रिनोजन को देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा कंटेन अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन टू स्टॉप ब्लीडिंग एट इंजरीज, जहाँ पे आपको कट लगा है, जहाँ पे वाउंड हुआ है, कहीं पे आपकी बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हुआ है, तो वहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन की तरफ हम आते हैं नेक्स्ट। एक्टिन एंड मायोसिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन आपने देखना है ये दोनों फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है इन मसल्स। ये कहाँ पर होती हैं हमने देख लिया है, ये मसल्स में मौजूद होती हैं, ये मसल्स में मौजूद होती हैं। तो इनका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से क्या होगा? मसल्स की मूवमेंट होगी, मसल की मूवमेंट होगी, मसल मूव करेगा तो जाहिर सी बात है साथ वो स्केलेटन को मूव करेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये एक्टिन मायोसिन की बात कर रहे हैं। देखिएगा, एक्टिन और मायोसिन दोनों फाइब्रस प्रोटीन हैं और ये मसल्स में पाई जाती हैं। These proteins are present in muscles. These are involved in the contraction and relaxation of muscle during movement. अच्छा, इसके बाद आ जाती हैं कोलेजन। कोलेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, याद रखिएगा। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन जो है वो कोलेजन है। नंबर 8 पर मैं लिख रहा हूँ कोलेजन। कोलेजन के लिए मैंने बताया हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मैं लिख देता हूँ मोस्ट abundant प्रोटीन इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये बोन्स में पाई जाती है, ये हमारे कार्टिलेज में पाई जाती है। बोन के साथ साथ कार्टिलेज होता है, वहाँ पर पाई जाती है। उसके अलावा ये लिगामेंट्स में पाई जाती है, लिगामेंट्स टेंडन्स में पाई जाती है। अब यकीनन ये तो बोन्स होगी, बोन हड्डियाँ हमें पता है। कार्टिलेज जो कुरकुरी हड्डी होती है बोन के साथ, उसको कार्टिलेज कहते हैं। लिगामेंट्स ऐसे कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन को और बोन को आपस में जोड़ रहे होते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लिगामेंट क्या करते हैं? बोन और बोन को आपस में जोड़ने वाले वो जो टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यू, उसको लिगामेंट्स कहते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं? ये बोन और मसल को आपस में जोड़ते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं? टेंडन्स कहते हैं। तो ये कोलेजन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, यहाँ पर हमारी बॉडी में पाई जाती है। ज़रा इसको अपनी बुक से देखते हैं। तो कोलेजन याद रखिएगा मोस्ट अबंडेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कोलेजन पाई जाती है। इट इज़ मेजर कंपोनेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, बोन, कार्टिलेज, मसल, टेंडन एंड लिगामेंट। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। फिर आ जाती है केराटिन। तो केराटिन की बात करेंगे तो केराटिन भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। नंबर नेक्स्ट देखें 8 पर आगे केराटिन। केराटिन प्रोटीन देखें जी, आपने याद रखना है ये भी फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? आपने याद रखना है ये नेल्स में मौजूद है, ये हमारे हेयर में मौजूद है, इसके अलावा ये स्किन में मौजूद होती है। इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं उनकी बीक्स में पाई जाती है, बीक्स ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स के फैदर्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, ये पंख में भी पाई जाती है। उसके अलावा आप देखते हैं जो जानवर होते हैं, एनिमल्स, जैसे कि गोट है या डियर है, उनका जो पाँव होता है उसको हम हूफ कहते हैं। तो ये हूफ में भी पाई जाती है। तो ये वो केराटिन के प्रेजेंस है, आप
जो देख रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर ये इनसॉल्युबल है, तो ये स्ट्रक्चर बना रही है इनका। अगर हम देखें तो ये सब का क्या बना रही है जी, स्ट्रक्चर बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है, और ये इनसॉल्युबल प्रोटीन। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या है ये, लास्ट बट नॉट लीस्ट याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन हमने याद रखना है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूलर है। और अगर हम देखें तो इस बात को यूँ डिस्कस कर सकते हैं, दिस इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन में दो चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, एक होती है हिस्टोन प्लस एक होता है डीएनए। अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करें तो 60% यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन है और 40% डीएनए होते हैं हमारे क्रोमोसोम के अंदर। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रही होती है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के हवाले से हमने बात करी। तो यहाँ पे हमने ये मल्टीपल प्रोटीन्स का जो है वो एक टॉपिक था वो जो डिस्कस किया है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और इसमें से एमसीक्यूज भी पॉसिबल हैं। ये आपका लेक्चर था जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बाद हमने सिर्फ फंक्शंस की बात की है और एग्जांपल्स की बात की है। इससे प्रीवियस तमाम लेक्चर जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करें। और इसके साथ एक्सरसाइज की जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज सॉल्व है, वो हमारे गूगल ड्राइव लिंक पर मौजूद हैं, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।